अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पार्लियामेंट के अंदर गुज़श्ता 3 रोज़ से जो कुछ हो रहा है यकीनन अफसोसनाक भी है और काबिल मज़म्मत भी। बात यह है कि जब पार्लियामेंट चलती है तो उसके अंदर अपोजिशन एहतजाज भी करती है। अगर एहतजाज ना हो और पार्लियामेंट जो है एक मुर्दा पार्लियामेंट की सूरत इख्तियार कर जाती है। जमहूरियत के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर दलील और मंतक की लड़ाई और एहतजाज और हुकूमत की जानिब से सब्र, तहम्मुल और तदब्बुर का इजहार जो है वो ही जमहूरी रवैयों का अक्कास होता है। लेकिन जब से ये सिलसिला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत का शुरू हुआ है, मामलात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और ज़ाहिर है अब उस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि जहां पे अब सिर्फ एहतजाज नहीं रह गया, अब सिर्फ लफ्ज़ी लड़ाई नहीं रह गई है, मामला जो है वो गालम गलोच तक पहुंच गया है। और जब सिलसिला यहाँ तक पहुंच जाए तो फिर नफ़रतें जन्म लेती हैं और फिर उसके बाद डायलॉग का दरवाज़ा जो है वो बंद हो जाता है। इस वक्त भी यही एक डेडलॉक की कैफियत है और जाहिर है कि स्पीकर का बड़ा अहम किरदार होता है हाउस को चलाने के हवाले से, हाउस को कंट्रोल करने के हवाले से और हाउस के अंदर मौसर बहस करवाने के हवाले से। मौजूदा स्पीकर असद कैसर जो हैं उनकी अब इन ज़िम्मेदारियों को जो है अपोजिशन ने चैलेंज किया है और वो ये समझते हैं कि उनका रवैया जो है वो जानबदाराना है और इस हवाले से उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ैसला किया गया है। असद कैसर साहब चाह रहे हैं पार्लिमानी कमेटी बन जाए, ज़ाब्ता अखलाक बन जाए, लेकिन दिखाई ये भी दे रहा है कि ये ज़िद और मफाद की लड़ाई है और इस लड़ाई के अंदर नुकसान जमहूरियत का हो रहा है, जमहूरी रवैयों का हो रहा है, मुल्क और कौम का हो रहा है, क्योंकि जो मौसर कानून साजी यहाँ से होनी चाहिए अवाम के फ़वाइद के लिए वो नहीं हो पा रही है। क्या ये जो कुछ सारी सूरत हाल है ये मौजूदा निज़ाम के लिए भी ख़तरा है? ये सबसे अहम सवाल है, इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब, मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक़ है, हुकूमत की इत्तेहादी जमात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। कामिल अली आगा साहब, आप भी सीनियर पॉलिटिशियन हैं, ये जो कुछ हो रहा है, जिस जमात के आप इत्तेहादी हैं, पार्लिमानी रवैये ऐसे ही होते हैं? इसी तरह का सियासी मंजरनामा होता है? देखिए, मैं नदीम, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है। मैं तो मेरे पास वो पोर्टफोलियोज़ रहे हैं कि जिनकी ज़िम्मेदारी होती है कि हाउस को कैसे चलाना है और स्ट्रेटजी भी होती है। यानी मैं पार्लिमानी मिनिस्टर भी रहा हूँ और फिर मैं चीफ व्हिप भी रहा हूँ। सेनेट के अंदर पहला चीफ व्हिप मैं था और उसके बाद फिर मैं अपोजिशन लीडर भी रहा हूँ सेनेट के अंदर। तो ये सारे जो पोर्टफोलियोज थे इसके अंदर जब अपोजिशन लीडर थे तो उस वक़्त भी हाउस को चलाने की बात ज़रूर होती थी, ज़हन में एहतजाज भी होता था, लेकिन उसके साथ साथ ये था कि चूँकि बिज़नेस होता है एजेंडे के ऊपर, तो बिज़नेस को आगे बढ़ाना भी होता है और लेजिस्लेशन को ऐसी जगह पे नहीं ले जाना। सरकारी बिल जो हैं उनके ऊपर भी हमने अपनी इनपुट तो देनी है ना जी, वरना अगर हम डेडलॉक क्रिएट कर देंगे तो उसके बाद फिर क्या होगा कि हुकूमत अपनी मर्ज़ी से उसको बग़ैर अपोजिशन के रजामंदी, उसकी इनपुट शामिल किए बगैर उसको पास करवा लेगी। तो ये काम तो आप अपोजिशन एहतजाज ना भी करे, वो अल्लाह ताला के फजल करम से इस हुकूमत को इतना जज्बा दिया हुआ है कि वो काम तो करते चले जा रहे हैं। ठीक है, अपोजिशन की इनपुट है नहीं है, बिल पास करवाइए। वो उसमें भी देखें ना, उसमें भी मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि दोनों इतराफ़ की एक ज़िम्मेदारी होती है कि माहौल बनाना होता है। उस माहौल के तहत ही अपोजिशन की जो बिल के अंदर अमेंडमेंट्स हैं उसके उनको ड्यू कंसिडरेशन मिलती है, उसके ऊपर डिस्कशन होती है, फिर वो बाकायदा बाई वोट शिकवार जो एक तरीकाकार है उसमें देखिए ये सारी चीज़ें। मेरी बात सुने, एक मिनट आप हुकूमत के नहीं, मैं बात करूंगा, मैंने हमेशा सच्ची बात करता हूँ।
ये दोनों एतराफ़ जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि हाउस को कैसे चलाना है। मैं अपोजिशन लीडर भी रहा हूँ, मैं पार्लिमानी उमूर का मिनिस्टर भी रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि दोनों अतराफ़ जो हैं उनके अंदर ये सेंस प्रिवेल हमेशा करती है और करनी चाहिए कि स्मूथ रनिंग जो है वो हाउस की हो और उसके अंदर एजेंडे के ऊपर जो है वो मैं इस तरफ आऊंगा, ये जो आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ जो है वो बाकी एहतजाज जो है ना, एहतजाज होता है, हमेशा होता है, लेकिन देखें ना इसमें अब क्या हो रहा है, अब देखें ना, अब इस वक्त अनहोनियाँ हो रही हैं। मैं समझता हूँ ये अनहोनियाँ क्या हैं कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जब भी आते हैं उनको वो मोतरज़ हैं कि उनको नहीं सुना जाता। ये एक मर्तबा भी ऐसा नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को ऑपोजिशन ने सुना हो। एहतजाज कर ले लेकिन उसके बाद सुनना चाहिए, लेकिन एक दफ़ा नहीं सुना। ये भी कोई पार्लिमानी रवायात का हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ फिर अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो नहीं सुनते ना सुने, लेकिन अपने एजेंडे के ऊपर कार्रवाई के लिए इजलास को स्मूथ चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं आता हूं जरा, लेकिन मुझे वो भी बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं, ये जो जिम्मेदारी है ना, जैसे उनका कोई तल्लक ही नहीं है। मैं आता हूँ इसको कि इसके अंदर एक सवाल है जो आप स्मूथ उसकी बात कर रहे हैं। अब तारिक फजल चौधरी साहब ये फरमाइए, ये तो एक वैलिड पॉइंट है कि इमरान खान साहब को आप नहीं पार्लियामेंट के अंदर नहीं सुना जाता अपोजिशन की जानिब से। पहले दिन से लेके आज तक वही शिकवा करते आ रहे हैं कि अगर ये जमहूरियत है तो फिर कायदे ऐवान को भी सुने। अगर हम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हर बात सुनने के लिए तैयार हैं, अपोजिशन को सुनने के लिए तैयार हैं, तो फिर अगर कायदे ऐवान को आप नहीं बोलने देंगे, क्या होगा? वो दो चार लफ्ज़ जो वो तवातुर के साथ इस्तेमाल करते हैं वो करेंगे, आप उनका जवाब दे दीजिएगा, लेकिन कम से कम ईमान तो चलेगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने जिस मौजू पे आज प्रोग्राम तश्कील दिए है। लेकिन गुजारिश ये है कि मुल्क में जब जमहूरी निज़ाम होता है तो उस जमहूरी निज़ाम में जो सुप्रीम इदारा होता है वो आपकी पार्लिमान होती है, और पूरी कौम पार्लियामेंट की तरफ देख रही होती है, जहाँ पे आपके लेजिस्लेटर्स बैठते हैं, कौम के नुमाइंदे बैठते हैं, और पूरी कौम समझती है कि हमारे जो मसाइल हैं उनका हल पार्लियामान से निकलेगा, और जो एक डायरेक्शन लेनी होती है मुल्क में और एक सिस्टम में, वो उसकी भी तयन जो है वो मुल्क का पार्लियामान करता है। लेकिन जो रवैया पिछले दिनों में बिलखुसूस कल देखने में आया है, ये मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट की तारीख में कभी इस तरह का अफसोसनाक रवैया आपको देखने में नहीं आया। देखें, सबसे पहली बात ये होती है कि जो गवर्नमेंट होती है वो पेस और टेम्परेचर का तयन करती है कि पार्लियामेंट के अंदर क्या रखना है। हर गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि पार्लियामान के अंदर वो अपना जो टेम्परेचर है उसे कम से कम रखा जाए, माहौल जो है वो पीसफुल हो, गालम गलोच की कैफियत, लड़ाई झगड़े की कैफियत ना हो। हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर हमेशा अपोजिशन तनकीद करती है, और अपोजिशन जो है वो दुनिया भर में एहतजाज भी करती है। लेकिन कल सबसे पहले आपने ये अजीबोगरीब मंजर देखा कि लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर हो रही है, ज़ाहिर है वो अवाम की बात कर रहे हैं, बजट में मौजूद जो नकायस उन पर बात कर रहे हैं। तारिक साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि उन्होंने आपको ये कह दिया था आप हमारे कायदे ऐवान को नहीं सुनते, हम आपके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को नहीं सुनेंगे। देखिए, बात यह है कि कायदे ऐवान इससे पहले कई दफ़ा असम्बली में बात करते रहे हैं, कर चुके हैं। ये बात कि जी आप उनको नहीं सुनते, हम उनको नहीं सुनते, यही तो वो बचगाना तर्ज अमल है जिसकी मैं आपको बात कह रहा हूँ। इससे पहले हुकूमतों में कभी भी ये रवैया देखने में नहीं आया। अपोजिशन जरूर एहतजाज करती है, लेकिन गवर्नमेंट एहतजाज कर रही है तो किसके खिलाफ कर रही है? और जो लीडर ऑफ अपोजिशन बात करते हैं तो वो पार्लियामान की बात नहीं होती, वो अवाम की बात होती है, कौम की बात होती है। लोग सुनना चाहते हैं कि बजट में जो जो नकायस मौजूद हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन की शक्ल में हमारी आवाज़ जो है वो असेंबली में उठाई जाएगी। लेकिन आप अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को बात नहीं करने देंगे और एक नई रिवायत कायम कर रहे हैं आप कि पहले आपने एहतजाज किया, उसके बाद गालम गलोच का वो कल्चर जो मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक नहीं शर्मनाक हद तक कल आपको मनाजिर देखने में मिले हैं, तो ये रवायात आप अगर सेट करेंगे तो आइंदा आने वाली हमारी नस्लें, हमारे लोग वो क्या तवक्कुआत रखेंगे इस पार्लियामेंट से कि यहाँ से कौन से मसाइल का हल लेके वो अपने घरों को जाएंगे। मैं तारिक फजल साहब आता हूँ। कायरा साहब, अब दो सवाल हैं। पहला सवाल तो इससे रिलेटेड है, फिर आगे ज़रा बहस का उस तरफ से आगाज़ करेंगे। ये फरमाइए कि जाहिर है
आप भी एक सूरत हाल जो है उसको देखते आए हैं। दिखाई ये दिया कि अपोजिशन भी इस इजलास के हवाले से उस तरीके से तैयार नहीं थी, और जो मीटिंग्स आज हो रही हैं या जो रवाबित कल हुए वो अगर पहले हो जाते तो आप ये नहीं समझते कि ज़्यादा मौसर तरीके से अपोजिशन का रद्द-ए-अमल होता? अपोजिशन भी तकसीम दिखाई दी। नदीम साहब, पहली गुजारिश ये है कि अपोजिशन तकसीम है, हम अलग अलग जमाते हैं, हम मुख्तलिफ इशूज़ पे इकट्ठे हो जाते हैं, हुकूमती रवैये के खिलाफ इकट्ठे होते हैं, लेजिस्लेशन पे इकट्ठे होते हैं, आवाम के खिलाफ पढ़ने वाले डाकों पे इकट्ठे होते हैं, मुख्तलिफ इशूज़ पे इकट्ठे हो जाते हैं और मुख्तलिफ इशूज़ पे इकट्ठे नहीं भी होते। ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, हम कोई मुश्तरका अपोजिशन के तौर पर नहीं है। दूसरी गुजारिश ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल का जिक्र आप कल की सूरत हाल का जिक्र आप फरमा रहे हैं, हमारे दौर में भी आगा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हम जब हुकूमत में थे, आगा साहब की हुकूमत थी की, और जफरुल्लाह जमाली साहब और शौकत अजीज साहब वजीर आज़म थे, तो हम इनके खिलाफ बड़ा जोरदार एहतजाज करते थे। हमारी गवर्नमेंट आई तो हमारे खिलाफ मुस्लिम लीग बड़ा जोरदार एहतजाज करती थी। मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई तो उनके खिलाफ PTI बड़ा जोरदार एहतजाज करती थी। लेकिन ये सूरत हाल कि पार्लिमान के ऊपर हमलावर हुआ जाए, वजीर आजम हाउस के गेट पलांगे जाएं या सरकारी इमारत पे हमले शुरू कर दिए जाएं, इससे पहले इस तरह की आदात ज्यादा नहीं थी, कोई इक्का दुक्का वाकयात थे। अब सूरत हाल ये है कि जब से ये हुकूमत आई है, खान साहब ने जो सियासत का असलूब मुरवजा बनाया है, रिवाज दिया है जिसको, वो बेसिकली है क्या? नंबर 1 कि उसके ऊपर इतने वादे कर दो, जो किसी ने कान में कहा वो वादा कर दिया, वो ऐलान कर दिया, और जो आया, जो किसी ने कहा कि हम ये कर दूंगा, हम कर दूंगा, फलां काम कर दूंगा, मैं इतने अरब डॉलर बाहर से ले आऊंगा, इतने बंदे पकड़ के मार दूंगा, इस मुल्क में फलां मैं काम कर दूंगा। हो सकता है, नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकली मुमकिन है, नहीं है, आईनी है, नहीं है, ये देखा ही नहीं है। और उसका नतीजा क्या था कि आपको हर मामले में यू टर्न लेना था। दूसरा, मैं पहले दिन से ये कहता हूं कि ये फाशिज्म है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, और इसमें एक खास, और ये भी एक सियासत का तरीका असलूब है। जिस तरह डेमोक्रेसी एक असलूब है सियासत का, फाशिज्म भी एक असलूब है। इसमें भी लोग पार्लियामान के जरिए आते हैं और फिर पार्लियामान पे हमलावर होते हैं, फिर मीडिया पे हमलावर होते हैं, फिर अदालतों पे हमलावर होते हैं, और अल्टीमेटली अपोजिशन को दुश्मन साबित करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं। ये सिर्फ हमारे मुल्क का मसला नहीं है, कि दुनिया में जहां जहां फाशिज्म आया है उनका यही असलूब है, क्योंकि उनके पास डिलीवर करने को नहीं होता। लोगों की फ्रस्ट्रेशन जूं बढ़ती चली जाती है, वो ये साबित करना चाहते हैं कि ये माजी के हुक्मरान आपको लूट के खा गए हैं, ये इदारे खा गए हैं, मैं आ गया हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। और जूं जूं उनका वक्त गुजरता है, उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, लोगों के गुस्से बढ़ते हैं। खान साहब का तो पहले दिन से तरीकाकार ये था कि मुखालिफ को गालियां दो, उसकी तजलील करो, और जो इनके लोग आके मीडिया पे बैठते थे उनको बाकायदा, आपसे कुछ छुपी हुई बात तो नहीं है, मैं कोई सीक्रेट बात नहीं कर रहा कि जो बंदा एक मिनट जो बंदा टॉक शोज में मुखालफों के साथ बदतमीजी करके जाता था, उनको उनकी पगड़ी उछाल के जाता था, चीख चिंगाड़ के जाता था, उसको शाबाशी मिलती थी। और जो वजीर जरा डिसेंसी के साथ बात करके जाता था, भले अच्छी बात करता था, भले वो अपोजिशन को ज्यादा ब्लॉक करता था, लेकिन उसको डांट पड़ती थी। उसके नतीजे में क्या हुआ कि शाह महमूद कुरैशी हो, शफकत महमूद हो, इस तरह के लोग, वो भी यानी मुराद सही से तो तवक्को की जा सकती है ना, वो तो चीखे चिखाड़ेंगे, उनको तो उछलना पुछलना उनका तो आदत है शुरू से। लेकिन ये लोग जो हैं, जो जनरली एक डिसेंसी की अलामत गिने जा सकते थे, उनको भी मजबूर होना पड़ा कि वो बदतमीजी करें। मेरे लिए आखिरी छोटी सी गुजारिश ये है कि मेरे लिए, आपके लिए चंबा होगा, मेरे लिए इसमें कोई चंबे की बात नहीं है, मुझे बल्कि अभी और सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आती है, बेहतर होती नजर नहीं आती है। कायरा साहब जी, कायरा साहब, मैंने अब इससे आगे बढ़ना है। मैं आपको पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक बात की है आज, मैं उस तनाजुर में ये सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, फिर यहीं से इस बहस को लेकर आगे बढ़ते हैं। जरा सुनाएं क्या बात की है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने।
इस निज़ाम पर हर्फ आए कि लोग ये कहें कि इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम नहीं चल सकता, ये लोग असेंबली में बैठने के काबिल नहीं है, असेंबलियाँ जो हैं ये अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकती। कायरा साहब, सवाल ये है कि ये एक सोच है, आप समझते हैं कि जिस तरह का रवैया एक दिन नहीं कंटिन्यूस 3 दिन से देखा जा रहा है वो निज़ाम को भी सवालिया निशान बना रहा है? असल में ना नदीम साहब, मसला ये है कि पीटीआई वैसे तो बहाना ये करती है कि जी हमारे लीडर को पहले दिन बात नहीं करने दी। भाई 3 साल हो गए, आप उस बात को छोड़ दो। आपने क्या किया था नवाज शरीफ साहब के साथ, और मुस्लिम लीग ने क्या किया था गिलानी साहब के साथ? एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ होता रहा। लेकिन ये जो तरीकाकार है जो परसों और कल अडॉप्ट किया गया है, इसकी तो नजीर नहीं मिलती कि अवान के अंदर सीटियां बजाई जा रही है, अवान के अंदर बाजे बजाए जा रहे हैं। कायरा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या निजाम को खदशात है? उसी पे लगाऊं। और ये जो है ये सिस्टमैटिक इस तरह है कि यहां भी वही वतीरा है और सिंध में भी वही वतीरा है, वही सीटियां, वही बाजे, वही गालियां, वही किताबें फेंकना है। सो एक प्लान्ड इशू था। सो वो जो प्लानिंग करके बैठे हैं, और उनके वज़रा ने कल शोज में कहा कि भाई टेट फॉर टैट होगा। ओ भाई, दुनिया में ये होता है कि हुकूमतों पे हू हा होती है, हुकूमतें भी करती है, अपोजिशन के ऊपर भी हुटिंग हो जाती है, इवन बरतानवी पार्लियामेंट में भी होती है, लेकिन अपनी अपनी सीटों पर बैठ के। और अब क्यों हो रहा है और ये क्यों रुक नहीं रहा? ये स्पीकर के बस का रोक नहीं है, स्पीकर तो है ही पार्टी, कोई स्पीकर नहीं रोक सकेगा। इसलिए कि जब हुक्मरान नहीं चाहते, और तीसरी बात यह है कि जब तक पाकिस्तान के अवाम वो ऐसे रवैयों को रिजेक्ट नहीं करते, इनके खिलाफ अपना रिएक्शन नहीं देते, इसके ऊपर अपना गुस्से का इजहार नहीं करते, इसकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, ये रवैये दुरुस्त नहीं होंगे, बल्कि ये और सख्त होंगे। मैं आता हूँ कायरा साहब। अब इसमें तारिक फजल चौधरी साहब यही जवाब आपसे लेके फिर मैं कामिल अली आगा साहब से बात करता हूँ। आज चूँकि शायद खाकान अब्बासी साहब ने ये बात की है और जाहिर है कि आप वहाँ मौजूद थे, क्या निज़ाम को खतरा है इस सूरत हाल से? देखिए जी, निज़ाम की जहाँ तक बात है, ये तो बिल्कुल बात आपको वाज़ेह नज़र आ रही है कि इस निज़ाम को मौजूदा हुकूमत इतना प्रागंदा करना चाहती है, इतना मुतनाज़ा बनाना चाहती है और अवाम की नज़रों में डिसक्रेडिट करना चाहती है कि आप जो असम्बली के मनाज़िर इस वक्त आपके बच्चे बच्चे के टेलीफोन पर और सोशल मीडिया पे फिर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब वो अपने बड़ों से सवाल करते हैं, उन गालियों का मतलब पूछते हैं जो कल कौमी असम्बली में दी गई हैं, आपके पास क्या जवाब है? जो समझते हैं उन गालियों को, वो इस अवाम के तकद्दुस के बारे में क्या सोचेंगे, इस निज़ाम के तकद्दुस के बारे में क्या सोच रहे हैं? इस तरह के जुमले, इस तरह की गालियाँ, इस तरह की अल्फाज इस पार्लिमान के अंदर अदा हो रहे हैं, और पार्लिमान के अंदर जो है वो इलेक्टेड लोग जिन्हें आप मुंतखब करके भेज रहे हैं, चाहे वो सिलेक्टेड ही सही, लेकिन नाम निहाद इलेक्टेड तो है, गवर्नमेंट चाहे नाम निहाद ही सही, लेकिन गवर्नमेंट तो है। तो इसलिए ये इस निज़ाम को मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत किसके एजेंडे पे कर रही है, ये तो मैं अभी नहीं बता सकता या मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन है ये किसी एजेंडे पे है कि इस पूरे निज़ाम को मुतनाज़ा बना दें, इस निज़ाम को एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बना दें। नहीं तारिक साहब, फिर सवाल मेरा आपसे ये कि आप ये कह रहे हैं कि इस निज़ाम को मुतनाज़ा बना दें, सवालिया निशान बना दें, अगर बना देंगे तो उनको क्या हासिल वसूल होगा? देखें जी, एक तो ये हासिल वसूल होगा कि जो इस निज़ाम के फिलहाल बेनिफिशरी वही हैं, वो ये चाहेंगे कि मुस्तकबिल में भी इसके बेनिफिशरी हम हों, और दूसरा जो सोच ये रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये है कि हम नहीं तो कोई भी नहीं, अगर हम नहीं आए तो फिर ये सिस्टम ही सारा जो है ये रोल बैक हो जाए। ये इनका माइंडसेट ना तो कोई जमहूरी है, ना तहरीक इंसाफ का माइंडसेट कोई पार्लिमानी है, और ना ही ये कोई वोट की इज्जत और तकद्दुस पे यकीन रखते हैं, ना ये उसके जरिए आए हैं। इसलिए या तो ये चाहेंगे कि हम परमानेंटली इस निज़ाम का हिस्सा रहें और इसी तरह ये कठपुतली सिस्टम चलता रहे, और अगर नहीं तो फिर जाए मुल्क आगे। कौन सा इन्होंने इस काबिल छोड़ा है कोई इदारा कि वो काम कर रहा है, तो उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, निज़ाम रहे या ना रहे, तो हम नहीं होंगे तो कोई भी नहीं होगा, ये इनकी सोच है। हाँ, अच्छा, अब कामिल अली आगा साहब, 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या रवैया यही है कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, क्योंकि ये जो सूरत हाल है इससे तो सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा, डेडलॉक में आ जाएगा। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया नदीम हुसैन, सबसे ख़तरनाक बात जो है, अलार्मिंग बात यह है कि सीनियर लोग जो हैं, संजीदा लोग जिनको समझा जाता था पॉलिटिक्स के अंदर, उनका
एक एक्सपीरियंस है, वो लोग इस खेल का हिस्सा क्यों बने हुए हैं? मैं अपने आप से पूछता हूँ, और मुझे इस बात की परेशानी भी है कि इतने सीनियर लोग जो हैं जिनको पता है कि ये अल्टीमेटली हालात ना अपोजिशन के फ़ायदे में जाएंगे तो ना ही हुकूमत के फ़ायदे में जाएंगे, ये नुकसान अल्टीमेटली इस पूरे निज़ाम का होगा, और होता रहा है इस मुल्क में, क्या नहीं होता रहा। तो ये तो बहुत बड़ी एलिगेशन है ना। आप ये समझते हैं कि निज़ाम को खदशा है? बिल्कुल। देखें, ये अब अगर साफ नज़र आ रहा हो कि ये जानबूझ के इस निज़ाम को इस तरीके से बड़ा गंदा किया जा रहा है, तो उसका क्या मतलब निकलेगा? किसके हक में जाएगा मुझे बताएं? इनके हक में जाएगा जो ये कह रहे हैं कि जी हम एक थप्पड़ खा के दूसरी गाल जो है वो आगे नहीं करेंगे, हम तो 2 थप्पड़ मारेंगे। तो ये वाला रवैया जो है, और फिर वज़रा जो है वो इस किस्म की सोच के साथ, और फिर दूसरी अपोजिशन की तरफ से भी बड़े सीनियर लोग जो हैं वो इन लड़ाई झगड़ों के अंदर आप कुश्ती करते हुए नजर आए, और अपना बजट दस्तावेजात जो है वो एक दूसरे के ऊपर फेंकते हुए नजर आए। तो ये माहौल जो है ये सिर्फ इतनी वजह नहीं लगती कि जी उसने तकरीर नहीं की, उसको नहीं सुनने दिया गया। ये ठीक है, ये निज़ाम का हिस्सा होना चाहिए। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर बैठ के सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके वहाँ पे बैठ के डिसाइड हो जाता है, उसके बाद स्मूथ रनिंग होती है। आपसे एक सीधा स्ट्रेट सवाल पूछूं? जी पूछे। सदारती निज़ाम के लिए राह हमवार की जा रही? ये देखें, ये फैसला मेरे ख्याल में हुकूमत का ये फैसला तो नहीं हो सकता इस तरीके से, लेकिन यह है कि इमरान खान कुछ लोग सदर बनना चाहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो शायद इसका हिस्सा बने और वो इस तरीके से निज़ाम को डीरेल करना चाह रहे हों। वो कुछ हम में से कुछ लोग किसी वक्त किसी साजिश का शिकार होते रहे हैं। क्योंकि आप ये समझते हैं, इससे फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने तो पहले कहा अनहोनियाँ हो रही हैं। अनहोनियाँ तो हो रही हैं। आप इत्तेहादी जमात हैं, हुकूमत से आप लोग भी रस्सा तोड़वाते हुए नज़र आते हैं। नहीं, कतई तौर पे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी संजीदगी देखें, हमारी संजीदगी आप देख लें। पंजाब के अंदर बजट पेश हुआ है, सारे सूबों में हुआ है ना जी, पंजाब के अंदर भी हुआ है। कोई आपने बैड सीन देखा है वहाँ पे? अपोजिशन ने एहतजाज किया, ठीक है, किया। एक विदिन एक एम्बिट जो एक वो होता है तरीक़ाकार के तहत उन्होंने किया। बाकी इजलास चल रहा है और चलाने वाला अल्लाह के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई इत्मीनान से बैठ के चला रहा है। हालांकि आप देखें बहुत बड़ा चैलेंज था। नए हाल के अंदर नई असम्बली जो है, नई बिल्डिंग के अंदर ये इजलास हुआ है, लेकिन कोई एक बद नज़मी आपको नज़र नहीं आई, कोई एक जगह पे वो गलती नज़र नहीं आई। कितनी रात दिन मेहनत करके सीटिंग अरेंजमेंट करना ही मुश्किल होता है। होता है। मैं आता हूँ ज़रा इस तरफ। आप इसमें कायरा साहब पहले आप ये फरमाएं कि ज़ाहिर है कि एक सूरत हाल के अंदर बड़ी जल्दी कुछ दिखाई देता है, फ़ैसले हो गए हैं कि जैसे ये कि डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद, अब स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद। कायरा साहब, क्या यकीन है कि ये फ़ैसले किए गए हैं कि ये अलामती है कि ठीक है ये भी एहतजाज का एक रजिस्टर कराने का एक तरीका होगा, या वाकई संजीदगी है कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से और उसको कामयाबी के हवाले से? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस वक्त हुकूमत के अपने लोग बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, उनके अंदर बहुत बड़े बड़े क्रैक्स हैं। और आपको पता है, इन दिनों आपने देखे भी, वो भी हो सकता है कि कोई ग्रुप वहां से टूट जाए और इनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाबी हो, और हम कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होता है, या चेयरमैन के बाद डिप्टी चेयरमैन, वो मुंतखब तो अक्सरियत की बुनियाद पे होते हैं, लेकिन जब वो मुंतखब हो जाते हैं तो फिर वो सबके लिए बिहेव करते हैं। हमारे दौर में भी और आगा साहब के दौर में भी, मुस्लिम लीग के दौर में भी जो स्पीकर्स हुआ करते थे, स्पीकरों से अपोजिशन को अक्सर गिला होता है
लेकिन जिस तरह भी आगा साहब फरमा रहे थे कि पंजाब के स्पीकर चौधरी साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से, क्यों अपोजिशन उनकी बात सुन रही है? क्योंकि वो अपोजिशन की बात सुन रहा है, वो अपोजिशन की इज्जत करते हैं, उनको बात करने का मौका देते हैं। और हुकूमत पंजाब की कोई गिर नहीं गई अपोजिशन के तकरीरों से, लेकिन उनमें टॉलरेंस है, उनमें वो बुर्दबारी है। यहां वो सूरत हाल नहीं है। और जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पार्टीजन हो जाए, बिल्कुल वो होते तो पार्टी के मेंबर है, वो पार्टीजन नहीं होते, लेकिन और कोशिश करते हैं। हमारे दौर में डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहबा थी, आज गवर्नमेंट के साथ है, वो हत्तुल इम्कान कोशिश करती थी, पार्टी कई दफा नाराज होती थी उनसे। इसी तरह बीबी शहीद की जिंदगी में जो हमारे स्पीकर होते थे, उनके साथ भी, मियां साहब के साथ भी स्पीकर। वेलकम बैक। कायरा साहब ये फरमाइएगा कि ठीक है, ये एक तर्ज अमल स्पीकर का होता है, शिकायत अपनी जगह के ऊपर होती हैं, लेकिन आप जाहिर है आपने जैसे कहा, मैंने जैसे पहले भी बात की थी कि अपोजिशन पहले रोज़ तो मुनकसिम नज़र आई, उसके बाद जो मुलाकातें हुई वो अगर पहले हो जाती बेहतर हिकमत अमली पार्लियामेंट के लिए बन जाती, नहीं हो पाया। लेकिन अब आपको क्या यकीन है कि आप स्पीकर के ख़िलाफ़ भी तहरीक में एतमाद लाने की बात कर रहे हैं और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तो आप ले आए हैं और जुमे को उसके ऊपर कार्रवाई होती है, आपको नाकामी होती है, तो क्या फ़ायदा होगा? नदीम साहब, उसका जवाब तो मैं दे चुका हूं, लेकिन पहली गुजारिश यह है कि हम मुत्तफिक थे। मैंने पहले गुजारिश की कि अपोजिशन कोई कंबाइंड अपोजिशन नहीं है, लेकिन हम इशू टू इशू आपस में इकट्ठे भी होते हैं। बिलावल साहब, आपको याद होगा, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन को ऑफर करता हूं, मेरी स्ट्रेंथ उनकी है और वो इस अवाम दुश्मन बजट को रोकने की जो भी सही करेंगे हम उनके साथ होंगे। अब क्योंकि सूरत हाल ऐसी रफ्त हुई कि जिसमें पार्लियामान के ऊपर हमला हो गया, पार्लियामानी निज़ाम के ऊपर हमला हो गया और जो कुछ सियासी निज़ाम के ऊपर हमला हुआ, इसके बाद यकीनन अपोजिशन के लोगों को फौरी तौर पर सर जोड़ के बैठना था, वो बैठे और उन्होंने आइंदा के अमल का ऐलान किया है। अभी और ज्यादा कोऑपरेशन की जरूरत है, इसीलिए हम तो कहते रहे कि अपोजिशन को इकट्ठे होकर इस निज़ाम को बचाना होगा, वरना ये निज़ाम बचता हुआ नजर नहीं आता। तारिक फजल चौधरी साहब, कायरा साहब फरमा रहे हैं कि अपोजिशन जो है उसको ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन से जो है मामलात को देखना होगा। ये जो ऑफ एंड ऑन आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मामला चलता है और फिर वो पार्लियामेंट के अंदर भी दिखाई देता है, अगर यही कोऑर्डिनेशन पहले हो जाती और आपकी हिकमत अमली ज़्यादा बेहतर हो जाती तो शायद मामलात इस हद तक ख़राब ना होते जो हुए हैं। और निज़ाम को जो खदशात की बात नहीं, हमारी तरफ से क्या ख़राब हुआ है नदीम साहब? आपकी तरफ से मैं नहीं कह रहा, क्या खराब हुआ? मैं आपकी तरफ से नहीं कह रहा, मैं ये बात कह रहा हूँ जो मामलात ख़राब हुए हैं वो ना होते। जी तारिक फजल साहब। वो तो किए हुकूमत चले। हाँ जी तारिक साहब। देखिए जी, मैं अर्ज करूंगा कि अपोजिशन में बुनियादी तौर पे चूंकि कई जमातें शामिल हैं और वो पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं, जिस दिन से ये कठपुतली हुकूमत हमारे से वजूद में आई है 2018 से, उसी दिन से अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की बात की गई और उसमें मुतअद्दिद फैसले जो हैं वो मुतअद्दिद औकात में होते रहे। अब दो रोल है अपोजिशन के, मैं समझता हूँ। एक वो है जो वो पार्लियामेंट के अंदर मुतफिका मतलब एक मुतहद होके और हुकूमत की जितनी नालायकियाँ, नाअहलियाँ हैं, कमज़ोर पॉलिसियाँ हैं, उनकी निशानदेही करना और उनके खिलाफ एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाना, जिनमें से जो आखिरी मिसाल आपने देखी कि जो बजट है, इस हवाले से भी बजट इजलास से पहले अपोजिशन सारी इकट्ठी हुई, लीडर ऑफ अपोजिशन के गैर तमाम पार्लियामान के जो अपोजिशन के तमाम पार्लियामानी लीडर थे वो इकट्ठे हुए और मुश्तरका हिकमत अमली के हवाले से गौर व खौज हुआ। बाकी जब आप बात करते हैं पार्लियामेंट के बाहर, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे भी मुतहदा अपोजिशन का बड़ा अच्छा एक फोरम जो है वो तश्कील पा गया था। कुछ गलतफहमी बीच में पैदा हुई जो कि मैं समझता हूँ ना होती तो ज्यादा बेहतर होता, उसे भी रफा करने की कोशिश मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से पॉजिटिविटी है। साहब यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल मेरा ये है कि देखिए दिखाई ये दिया कि आप अलग कर लें पार्लियामान की सियासत को और बाहर की सियासत को, लेकिन जब बयानात इस किस्म के आए पार्लियामान से बाहर की जो लीडरशिप है जिससे दूसरे की एक तज़हीक का पहलू निकलता हो तो फिर जवाब तो आएगा, जवाब आएगा, तलखी जन्म लेगी, तलखी जन्म लेगी तो पार्लियामेंट में भी मसाइल फिर पैदा होंगे और वही मसाइल हैं जो आप फेस कर रहे हैं। देखें, सियासत जिसका नाम है उसमें बाज़ औक़ात बयानात सख्त भी आ जाते हैं
और हर पार्टी के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। वो हमारी जमात में भी होगा, पीपल्स पार्टी में भी होगा, दीगर जमातों में भी होगा। हर मेंबर जो अब हमारी हाईएस्ट फोरम्स होते हैं पार्टी की, उनको कह लें, कभी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी उसका नाम होता है, सेंट्रल वर्किंग कमेटी नाम होता है, वहाँ में मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो ज़ेरे बहस रहती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, बयानात भी जो आपने कहा सख्त आ जाते हैं, लेकिन सियासत में हमेशा गुंजाइश रखनी चाहिए और रहती है। नहीं, तारिक फजल चौधरी साहब, आप कह रहे हैं गुंजाइश रखनी चाहिए, रहती है, लेकिन क्या ये आपकी पार्टी के अंदर दो सोचों का तजाद है जो बुनियादी तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है अपोजिशन की जो दूसरी बड़ी पार्टी है उसके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करने में? देखिए जी, जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, दो सोचों का तजाद इसे नहीं कहते नदीम साहब, इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक पार्टीज, जमहूरी जमातों के अंदर आप ये कहें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अपनी अपनी राय रखना। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारा साहब बहुत सीनियर फील्ड मेंबर हैं, उनसे ये सवाल करें, इनकी गुफ्तगू सुने आप, और पीपल्स पार्टी के एक दो नाम है और आपको दे दूंगा, तो उनकी गुफ्तगू सुने, आपको अभी पता चल जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि इस पार्टी के अंदर 2 या 3 मुख्तलिफ सोचें चल रही हैं। अपना अपना एक अंदाजे बयान भी होता है, गुफ्तगू का तरीका भी होता है, कुछ बहुत माइल्ड बोलते हैं, कुछ बहुत सख्त बोलते हैं, लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि गुंजाइश हमेशा रहती है। और आपने देखा कि एक वक्त पे तलखी ज्यादा हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपने घर में खाना किया तो उसमें अपोजिशन की तमाम जमातें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो मौजूद थी। तो इसलिए ये गुंजाइश खत्म ना करनी चाहिए और ना की है हमने कि हमारे आपस में टॉकिंग टाइम भी खत्म हो गए हैं अपोजिशन की जमातों के, और आपस में बातचीत का रास्ते ही बंद हो गए हैं, वो हमेशा खुले रहते हैं। आज भी आप देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए, वो लीडर ऑफ अपोजिशन के चैम्बर आए, अपने तमाम सीनियर तरीन लीडर्स के वफ्द के साथ इदारे यकजहती किया, और जो भी रवैया हुकूमत ने रवा रखा था कल और परसों, उसको उन्होंने भरपूर उसकी मजम्मत की। तो लिहाजा ये दरवाजे कोई बंद नहीं है कि अपोजिशन की जमातें आपस में कोई बामी को दस्ते गिरबाह है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और आइंदा आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि ये निज़ाम जिसने इस मुल्क को खुदा न खास्ता तबाही के दाने पे और हर इदारे को तबाही के दाने पे लाके खड़ा कर दिया है, इस जाली निज़ाम से छुटकारे के लिए अपोजिशन आपको इस नुक्ते पे कम अज कम मुतफिक जरूर नजर आएगी। मैं आता हूँ तारिक फजल साहब, अब इसमें कामिल अली आगा साहब ये फरमाइएगा, क्या इस वक्त जो सूरत हाल है, मतलब अपोजिशन ने स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक में एतमाद लाने का फ़ैसला किया है, और जो आज आगाज़ हुआ था और उसमें जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा, उन्होंने सारी सिचुएशन का ज़िम्मेदार जो है वो स्पीकर को करार दिया है। अब स्पीकर पे ज़ाहिर है जब लीडर ऑफ़ द अपोजिशन बोल रहा है तो इसका मतलब है कि पूरी अपोजिशन पीछे है और वो अदम एतमाद का इजहार कर रही है। क्या ये स्पीकर पे अब आप समझते हैं कि ये वो रोल प्ले कर सकता है जहाँ पे इजलास जो है वो आगे बढ़ सके? पार्लिमानी कमेटी की बात हो रही है, वो तश्कील पा सकती है, मामलात आगे बढ़ सकते हैं? जो इस वक्त माहौल बना हुआ है वहीद हुसैन, उसमें तो मुझे स्पीकर का कोई ख़ास रोल नज़र नहीं आ रहा। कोई इतना पार्टिसन जो है वो स्पीकर के जानेदार स्पीकर आप कह रहे हैं, मनसब का तकाजा नहीं। मैं समझता हूँ कि उसके अंदर इसमें बहुत अच्छी मिसालें हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि स्पीकर जो है उन्होंने बड़ा अच्छा नहीं, मैं ये देख रहा था कि ये फ़खर इमाम साहब कुछ दिन वो पहले थे, नहीं वो इस असेंबली में एक दिन उनको स्पीकर की कुर्सी पर वो बैठे और उन्होंने दोनों इतराफ़ को इस तरीके से डील किया था कि वो हाउस यकीनी तौर पे उनका तजर्बा भी है। इससे पहले बड़े अच्छे थे फहमीदा मिर्ज़ा, उसके अलावा सोमरो साहब बड़े अच्छे सोमरो और लाइबख्श सोमरो, ये अच्छी मिसालें हैं, इसमें कोई शक नहीं। इवन मैं समझता हूँ कि चेयरमैन सेनेट भी इतने अच्छे, आज का चेयरमैन सेनेट जो है कितने अच्छे तरीके से देखे, और अयूब खान भी उधर 21 बिल आधे घंटे में पास हुए। इधर फेडरल में तो पंजाब के अंदर बड़ा माहौल कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है, वहां भी तल्ख बातें होती हैं, वहां भी तंज होते हैं, अपोजिशन शोर करती है, लेकिन ये स्पीकर का दबरानापन है कि वो सबको साथ लेके चलता है। मैं आता हूँ कायरा साहब, मैं आता हूँ, मैं इधर मैं आपको बताता हूँ कि वो बिल जो उधर घंटों में पास हुए, 1 घंटे में पास हुए, इधर कल
चेयरमैन सेनेट ने उनको तो तमाम बिलों को कमेटियों को सपुर्द कर दिया है, जो ड्यू प्रोसेस है, जो ड्यू प्रोसेस है। यानी उसने बिला हिलो हुज्जत किसी की डिमांड के बगैर रेफर टू द कमेटी फलां ताकि डिस्कशन हो, उसके बाद वो उसके ऊपर पूरी ड्यू डेलिब्रेशन के बाद बिल वापस आए एक जो कायदा कानून है उसके मुताबिक। इसमें फ़र्क क्या पड़ता है मुझे बताएं? ये भेजने से अगर 2 दिन वहाँ लग जाते तो फिर क्या हो जाता? नहीं, जब प्राइम मिनिस्टर स्पीकर को बुलाएंगे और बासपुरस होगी तो फिर असेंबली कैसे? मेरा सवाल आपसे ये कैसे? मैं देखें, मैं मफरूज़ों पे बात नहीं करता कि वहाँ क्या बात हुई होगी, अंदाजे लगाना नहीं वो बात अमल से पता चलता है ना, जो ऑन ग्राउंड जो कुछ हो रहा है वो इस बात का तकाजा करता है कि अपने रवैयों के अंदर दुरुस्तगी लाई जाए। मैं ज़्यादा जिम्मेदारी समझता हूँ वो हुकूमत की, कि हुकूमत ने जो एक सॉफ्ट अपना रवैया जो है वो पार्लियामेंट के अंदर दिखाना होता है। लचक हमेशा हुकूमत को लानी पड़ती है। ऑपोजिशन डिमांड करती है, शिद्दत के साथ करती है। उसकी शिद्दत जो है उसका मतलब ये नहीं होता कि उठ के लड़ाई शुरू कर दी जाए। ये लड़ाई जो है ये पार्लियामेंट की जो एक सूझबूझ है या उसका एक जो उसको बनाए जाने का जो एक नजरिया है उसकी मुखालफत है। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट जो है वो जमहूरी अमल है। जमहूरी एक दूसरे को सुन के अपना फैसले करो, तरामीम करो, उसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश हमेशा हर जगह पे होती है। तो ये रवैया जब तक नहीं आएगा तो ये मामला फिर वाकई अभी तारिक फजल चौधरी साहब ने जो बात की है कि अल्टीमेटली फिर हम निज़ाम नहीं चलने देंगे, यानी फिर ये रिएक्शन जब आना शुरू हो जाए ऑपोजिशन की तरफ से भी तो फिर तो हाथ दोनों बराबर हो जाते हैं। अब इसमें कायरा साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है स्पीकर का एक रोल होता है और अब ये जो रोल है अपोजिशन उसको किस हद तक तस्लीम करेगी? आज तो दिखाई दे रहा है कि वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो स्पीकर पर आयद कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि अब कायदे-ए-वान आया असेंबली के अंदर तो फिर हमसे शिकवा ना करना। तो जब ऐसी सूरत हाल हो जाए तो अब हाउस का ये बजट इजलास है तो क्या आपको दिखाई देता है, क्या सूरत हाल डेवलप होगी? पहली गुजारिश तो यह है कि स्पीकर साहब से आज नाराज नहीं हुई अपोजिशन, पहले दिन से है। स्पीकर साहब बेसिकली स्पीकर का रोल अदा कर ही नहीं है, वो अपनी जमात के जाले का रोल अदा कर रहे हैं, जो बड़ा अफसोसनाक है। और ये बहुत सारे मौके पे बाकायदा अया हुआ, जिस तरह मार्क किया गया है अपोजिशन के कुछ लोगों को। लीडर ऑफ द अपोजिशन उठेंगे तो स्पीकर साहब फौरन उसके बाद ढूंढेंगे कि वो जो बंदा जिसके जिम्मे लगा था कि इनकी बेइज्जती करनी है वो कहाँ बैठा है। हाँ जी वो फलां साहब, आप वो माइक मांगे ना मांगे, इधर बिलावल साहब उठेंगे तो मुराद सईद साहब किधर है? अच्छा जी मुराद सईद साहब आप। तो जब अगर स्पीकर ये रोल अदा करेंगे और इसके अलावा और बहुत सारे, और जो कल हो रहा था इससे पहले हो रहा था, उसके बाद ये पहली बात है अपोजिशन ने पहली दफा ये एहतजाज नहीं किया स्पीकर के रवैये के खिलाफ। मेरा नहीं ख्याल नदीम हुसैन के ये मामला सिर्फ कमेटियों के अंदर बैठ के मामला हल होगा, मामला इससे कहीं आगे बिगड़ गया इसलिए कि लोगों के रवैये। देखिए ना, जब पब्लिक ओपिनियन, लोगों की आरा हम पे हावी नहीं होती, वो लोग जो वहां खड़े गालियां दे रहे थे, जिस तरह किताबें उछाल रहे थे, जिस तरह उन्होंने वो तूफान बदतमीजी बर्बाद किया हुआ था, उसको सारी कौम देख रही है और उनको पता था। उनको कोई बोझ नहीं था उनके ज़हनों पे कि लोग हमें क्या करेंगे, कल हमें वोट नहीं मिलेगा, कल पाकिस्तान के लोग हमारे खिलाफ रिएक्ट करेंगे। ये बात बहुत तशवीशनाक है। ये कायरा साहब ने जो बात की है ये वाकई बड़ी, ये मैं कहता हूं कि ये अनहोनियां हो रही हैं। कभी पार्लियामेंट के अंदर ऐसी सोच नहीं देखी कि जी किसी के ऊपर बोझ ही ना हो। मुझे पता हो लाइव क्या हो रहा है तो हम यकीनन मोहतात होते हैं गुफ्तगू करते हुए, लेकिन जब हम उस गुफ्तगू को बिल्कुल बेलाग कर देते हैं, लोग जो मर्जी करें हमें परवाह नहीं है, तो ये इस बात का इजहारिया है कि हमने पब्लिक ओपिनियन को बिल्कुल फारग करके रख दिया। हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है और हम समझते हैं कि हम जो मर्जी कर लेंगे, हमने हुकूमत में रहना है, हमने मुखालिफ की जबान बंद कर। देखिए इनके वजीर तो लोगों को थप्पड़ मारने शुरू हो गए। मैंने इसको
गालियां देना प्रोग्रामों में शुरू हो गए। आप जरा गौर करें कि इनके जो सबसे ज्यादा कूल माइंडेड बंदे थे वो 3 साल के बाद आज कहां खड़े। तो इनकी गवर्नमेंट जो है वो चीजों को, और ये बिल्कुल प्लान के मुताबिक है और उनके प्लान के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक जा रहा है। नहीं कायरा साहब ये फरमाएं, नहीं कायरा साहब ये फरमाएं कि उनके प्लान के मुताबिक जा रहा है। इस प्लान से उनको हासिल वसूल क्या है? क्या इस तरीके से पार्लियामेंट चलेगी? क्या इस तरीके से हुकूमत चला पाएंगे? क्या मतलब आप फिर क्या? या तो ये, अरे बाबा गौर करो, नदीम हुसैन उनको क्या नहीं मिल रहा? को वो पार्लियामेंट को समझते क्या है? कल अदालतों के ऊपर भी दबाव है, कल मीडिया के ऊपर भी दबाव है, हर तरफ से तो उन्होंने दबाया हुआ है। अपोजिशन को कभी किसी एक को पकड़, कभी दूसरे को पकड़, न्याय के लोग इनके लोगों को तो नहीं पकड़ रहे। शुगर स्कैंडल की तो इंक्वायरियां दब गई, आटे स्कैंडल की इंक्वायरियां तो खत्म हो गई, बीआरटी के केसेस तो खत्म हो गए। कहां गए? किधर गया नैब? सवाल यह है कि ये उनका डिजाइन है कि पार्लियामान बेतौकीद, अदलिया मजबूर, मीडिया की जबान बंदी और मुखालफों को पाकिस्तान का दुश्मन डिक्लेयर करो और फिर अपनी मर्जी से चीजों को उनके ऊपर मुसलत करो। ये कोई इनकी अपनी इख्तरा नहीं है। दुनिया में हिटलर ने ऐसे किया, मुसोलिनी ने ऐसे किया, टर्की में ऐसे हो रहा है, हिंदुस्तान में ऐसे हो रहा है। ये जहां जहां फाशिज्म होता है उसके यही अकदार होते हैं, यही तरीका। मैं कायरा साहब आता हूं। अब इसमें कामिल अली आगा साहब ये फरमाइए कि क्या हुकूमत फिर चलनी है? मतलब ये चाहते हैं हुकूमत चले क्या? देखिए, हुकूमत में तो ज़्यादा नासमझी नज़र आ रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि उनको नताइज का खौफ ही नहीं है, जैसे कायरा साहब ने अभी फरमाया। तो लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि अपोजिशन की तरफ भी जो 30 साल पुराने तजर्बाकार लोग हैं उनका भी रवैया कोई अच्छा नहीं है। वो भी अपना आस्तीनें चढ़ा के तो वो लगे होते हैं वहाँ पे। तो ये इसका अल्टीमेट रिजल्ट तो वो कहते हैं नहीं, थर्ड पार्टी ऑडिट हो जाएगा फिर। तो फिर इनके किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ये अगर कोई गलत फहमी में है कि उसको कुछ हासिल हो जाएगा, कतई तौर पर नहीं। पॉलिटिकल लोगों ये थर्ड पार्टी ऑडिट आपको कितना दूर दिखाई देता है? ये इसका क्या कहा जा सकता है? इसका कायरा साहब आगा साहब, मैं कायरा साहब से पूछ, ये तो देखे ना, ये जितनी अहमकाना रवैये पार्लियामेंट के अंदर नज़र आ रहे हैं और किसी फिक्र के बगैर, जैसे कायरा साहब ने कहा जी कि ऐसे लगता है बोझ ही नहीं किसी के ऊपर कि कोई इसका नतीजा क्या निकलेगा। सेंस होती है पॉलिटिकल बंदा वर्कर के अंदर, एक शऊर होता है, उसको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, कायरा साहब पलड़े में कितना, कायरा साहब थर्ड पार्टी ऑडिट का नजर में बस आखिरी 1 मिनट है। मेरे बच्चे की आखिर आखिरी 1 मिनट है। देखिए बात इतनी है नदीम, मेरे ख्याल के मुताबिक ये पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना होगा। इस वक्त हमारी जो क़यादत आज बैठी हुई है गवर्नमेंट में, वो तो इस मामले को टोटल तलपट करने को तैयार है। अगर लोगों ने अपना दबाव खड़ा न किया और दबाव न बढ़ाया और ये दबाव ना हुआ कि अगर हमने कोई गलत फैसले किए, गलत रवैया इख्तियार किए तो लोग हमें मुस्तरद करेंगे। दुनिया में पब्लिक ओपिनियन कानून और आइन से बड़ा ताकत होता है। हमारे यहाँ किसी को परवाह नहीं है और इसीलिए निजाम बतदरीज खराब हो रहा है। हम बेहतरी की तरफ नहीं, बदतरी की तरफ जा रहे हैं। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया कामिल अली आगा साहब, बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब। नाजरीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।